हेलो स्टूडेंट्स। अभी हाल ही में मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जर्मनी के नाजीवाद के ऊपर एक वीडियो आप बनाइए। तो आज हमने डिसाइड किया है कि जर्मनी के नाजीवाद के ऊपर हम कुछ न कुछ बात करेंगे। जब भी जर्मनी की नाजीवाद की हम बात करते हैं या जर्मनी की बात हम करते हैं तो हमारे ज़हन में वहाँ का नाजीवाद ऑटोमेटिक उभर के आता है। और नाजीवाद की बात करें और हिटलर को कैसे ना जाने, जो दुनिया के बहुत बड़े तानाशाहों में से एक था, तो कैसे बात बनेगी, है ना। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने जर्मनी के नाजीवाद को एक टॉपिक के रूप में लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको ये भी यहाँ पर जानना जरूरी है कि हम विश्व पटल पर जर्मनी को किस प्रकार से देखते हैं। वर्तमान में विश्व पटल पर जर्मनी की क्या स्थिति है और उस समय की क्या स्थिति है जब हिटलर का राज था। साथ ही साथ नाजीवाद है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। साथ ही साथ हम लोग हिटलर का परिचय भी देखेंगे और उसकी जो एक ऑटोबायोग्राफी रही है मेन काउंट, हम उस पर भी बात करेंगे। फिर नाजीवाद के उदय का क्या कारण रहा है। यहाँ पर जर्मनी में एक वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, है ना। तो उसकी स्थापना किस कंडीशन में हुई, क्यों हुई और फिर उसका क्या परिणाम हुआ। हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भी जर्मनी को देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ नाजीवाद के सिद्धांत क्या हैं, है ना। इसमें 25 सिद्धांतों की बात कही गई है। हिटलर की गृह नीति और विदेश नीति क्या है। और अंत में हम लोग नाजीवाद और फासीवाद के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जर्मनी और उसका नाजीवाद। तो पहले हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी अवस्थित है यूरोप महाद्वीप में 47 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 55 डिग्री नॉर्थ तक। इसकी राजधानी की हम बात करें तो इसकी राजधानी है बर्लिन। बर्लिन जो है जर्मनी का सबसे बड़ा नगर भी है और उसकी राजधानी भी। अगर हम आगे बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का महत्वपूर्ण रोल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, दोनों के बीच की बातें तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक सामान्य चर्चा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी दो भागों में बट गया था। एक तो जर्मन संघीय गणतंत्र जो कि सोवियत संघ के प्रभाव में था, सोवियत संघ मतलब रूस के प्रभाव में था उन दिनों, और दूसरा जर्मनी खुद। तो पश्चिमी भाग जो है, जो कि जर्मन संघीय गणतंत्र बना, वह रूस के प्रभाव में था, सोवियत संघ के प्रभाव में था। और जो दूसरा भाग, जो पूर्वी भाग था, वह जर्मनी रहा। हालांकि 1990 में फिर से एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में आया विश्व पटल पर। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदियों की बात कर लें तो यहाँ पर आपको डेन्यूब नदी मिलेगी, राइन नदी मिलेगी, एल्बे नदी मिलेगी। अगर हम एल्बे नदी की बात करें तो हैम्बर्ग नगर इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है। अगर हम राइन नदी की बात करें तो यह फ्रांस के साथ सीमा भी बनाती है। साथ ही साथ यह जर्मनी की एक सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग भी बनाती है। अगर हम डेन्यूब नदी की बात करें तो यह ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। और अगर हम आगे बात करें तो 1990 में जब जर्मनी फिर से एक नए राष्ट्र के रूप में हो जाता है तो उसके बाद से आज तक जर्मनी के जो जर्मनी की जो भौतिक अवस्थिति है तो उसके आसपास या उसके हम पड़ोसी देशों की बात कर लें, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डेनमार्क। जर्मनी के सबसे उत्तर में डेनमार्क आता है जिसकी राजधानी है कोपनहेगन। ध्यान दीजिए, यह सबसे उत्तर में है और सबसे उत्तर में उत्तरी सागर भी है ना। अगर आप पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम की तरफ तो उत्तरी सागर है, और अगर आप उत्तर पूर्व की तरफ बात करेंगे तो वहाँ पर बाल्टिक सागर है। ध्यान दें, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच एक नहर का निर्माण किया गया है जिसको किल नहर के नाम से जाना जाता है, और इस नहर की जो लंबाई है वो 99 किलोमीटर है। अगर हम जर्मनी के साउथ की तरफ बढ़ें तो साउथ में आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा जिसकी राजधानी बर्न है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया मिलेगा जिसकी राजधानी वियना है। वियना तो काफ़ी पॉपुलर जगह है। अगर हम इसके पश्चिम की तरफ बढ़े तो पश्चिम की तरफ कई देश हैं जिसमें नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है। बेल्जियम की बात करें तो उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। नीदरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। और अगर हम फ्रांस की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस है। पेरिस की जब भी बात आती है तो एफिल टावर ध्यान में आता ही आता है। अगर हम आगे बात करें पूर्व की तरफ तो पूर्व की तरफ दो देश हैं जिनमें पोलैंड है जिसकी राजधानी वार्सा है, और दूसरा चेक गणराज्य जिसकी राजधानी प्राग है। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि
नदियों में जो राइन नदी है, एक तो फ्रांस के साथ बॉर्डर बनाती ही बनाती है। अगर हम पूर्व की तरफ जाएं जहां पर पोलैंड है, तो पोलैंड के पास में एक ऑडर नदी है। ऑडर नदी पोलैंड के साथ जर्मनी का बॉर्डर बनाती है। हालांकि ये पूरा बॉर्डर नहीं बनाती, कुछ ही दूरी पर बॉर्डर बनाती है, मगर बॉर्डर बनाती है। अगर हम यहाँ के जलवायु की बात करें तो यहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ का वार्षिक औसत तापमान होता है। अगर हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक औसतन वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। अगर हम यहाँ की खनिजों की बात करें, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि खनिज पदार्थ यहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि जर्मनी पर संकट के बादल भी कई बार छाए रहे हैं, ऐसा भी हम लोग देखते हैं। फिर भी उसकी वजह कुछ और है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ना होना, लेकिन फिलहाल वहाँ पर जो खनिज पदार्थ हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम खनिजों की बात करें तो यहाँ पर कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है, लौह अयस्क पाए जाते हैं, सीसा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, और इसके अलावा पोटास के भी भंडार पाए जाते हैं। पोटास का पूरी दुनिया में जर्मनी दूसरे नंबर पे आता है इसके उत्पादन में, और अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो पूरे वर्ल्ड पे यह 8वें स्थान पर आता है। साथ ही साथ अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला कई प्रकार का होता है, जिसमें यहाँ पर बिटुमिनस नाम का कोयला, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और इसका जो क्षेत्र है रूर क्षेत्र है। ध्यान दें, अगर हम रूर की बात करें तो इसे यूरोप का औद्योगिक हृदय कहा जाता है। रूर रूर कहाँ है? जर्मनी के अंदर, जो कि वहाँ का कोयला वाला क्षेत्र है। हालांकि कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि इसने इस कोयले वाले क्षेत्र को फ्रांस से हड़प लिया था, और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। हालांकि जब इसको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में देखेंगे कि वर्साई की संधि क्यों हुई थी, क्या प्रमुख वजहें थीं, तो ये बात एक बार फिर से हमारे सामने आएगी। अगर हम आगे बात करें तो वहाँ पर एक प्रमुख शहर के रूप में म्यूनिख जाना जाता है, और म्यूनिख जो है कला और संस्कृति का केंद्र रहा है जर्मनी के लिए। अगर हम वहाँ पर रोस्टोक की बात करें तो रोस्टोक जो है ये पोलैंड की तरफ उत्तरी दिशा में बाल्टिक सागर के समीप पाया जाता है, जो कि वहाँ का एक प्रमुख पत्तन यानी कि बंदरगाह है। अगर हम यहाँ की जातियों की बात करें तो यहाँ की जाति बहुत ही महत्वाकांक्षी होती है। और कौन सी जाति है? यहाँ पर आर्य जाति के लोग रहते हैं, जो कि प्रोटेस्टेंट निवासी कहलाते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में यहाँ पर फ्रैंकफर्ट नामक जगह है। फ्रैंकफर्ट जो है यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, और बर्लिन यहाँ की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी हो गई जर्मनी के बारे में। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि नाजीवाद क्या है। नाजीवाद आया नाजी से, और नाजी एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना हिटलर ने की थी। और ध्यान दें, नाजी पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 1920 में हिटलर जो था वो जर्मन वर्कर्स पार्टी का मेंबर बना था, लेकिन 1920 में ही उसने उस पार्टी को हथिया लिया, उस पर अपना आधिपत्य कर लिया, और उस पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। और यही पार्टी आगे चल करके नाजी पार्टी या नात्सी पार्टी के नाम से जानी गई। तो ये तो बात हो गई नाजी की। और नाजीवाद क्या है? उस पार्टी की जो विचारधारा है, उसका जो सिद्धांत है, उसका जो दर्शन है, वह नाजीवाद कहलाया। 1920 में एंटन ड्रैक्सलर जो थे वो जर्मन वर्कर्स पार्टी के संस्थापक थे, जिसको हिटलर ने हथिया लिया था और उसका नाम बदल दिया था, जो कि आगे चल के नाजी पार्टी कहलाई। जर्मनी में नाजीवाद के उदय की पृष्ठभूमि। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि जब जर्मनी की पराजय सुनिश्चित हो गई तो वहाँ का जो राजा कैसर था, कैसर विलियम, वह वहाँ से हॉलैंड भाग गया। जब वो हॉलैंड भाग गया तब वहाँ पर एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे जिनका नाम था फ्रेडरिक एबर्ट। तो फ्रेडरिक एबर्ट वहाँ पर उच्च पद पर आसीन हुए। अब ध्यान दिए कि जनवरी 1919 में वहाँ पर कुछ ऐसी राजनीतिक हलचल हुई जिसके फलस्वरूप वहाँ पर आम चुनाव हुए और एक पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। परंतु एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि सरकार चलानी कैसी है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। तो उसके लिए एक संविधान बनाया गया, और यह संविधान बर्लिन में ना बना करके, क्योंकि बर्लिन उन दिनों राजनीतिक रूप से आसान था, तो यह संविधान बर्लिन में ना बना करके वाइमर नामक जगह पर बनाया गया। तो वाइमर के सिद्धांत भी हम लोग आगे देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, संविधान में क्या क्या बातें रखेंगे, इस पर भी हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो
उसको वहीं से आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उसके पृष्ठभूमि के रूप में अगर हम देखें तो। लेकिन उससे पहले हम बात करें तो वहाँ पर एक सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ फ्यूडलिज्म, जहाँ पर सामंत होते हैं और वो अपने से छोटे वालों के ऊपर राज करते हैं। तो सामंती व्यवस्था में कोई भी देश बहुत छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है। तो एक सामंती व्यवस्था थी। अगर हम आगे बात करें तो खनिज संसाधनों की प्रचुरता थी वहाँ पर जर्मनी में, लेकिन वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ नहीं होने की वजह से जर्मनी को काफ़ी लॉस उठाना पड़ा। जर्मन जाति वहाँ पर, हमने पहले भी बता दिया कि काफ़ी स्वाभिमानी थी और ये पिछड़ेपन से अपने मुक्त होना चाहती थी। और पिछड़ेपन से मुक्त होने के लिए इनको एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो इनका साथ दे या इनके सपनों को साकार करने के लिए कोई ऐसा कदम उठाए। और ऐसे में इसी बीच हिटलर का आगमन होता है। अब हिटलर के आगमन की बात करें तो सबसे पहले हिटलर के हम जन्म की बात करें। हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो कि आज एक अलग राष्ट्र है। यह इसके दक्षिण में पाया जाता है जर्मनी के। तो इसका जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान नामक जगह पर हुआ था। ठीक है। और अगर हम हिटलर की बात करें तो एक दुनिया में प्रमुख तानाशाह के रूप में यह जाना जाता है। हालांकि हिटलर के साथ साथ मुसोलिनी का भी नाम आपने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का भी नाम आपने सुना होगा। ये सब तानाशाहों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं हिटलर की। तो हिटलर कि अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो काफ़ी संघर्षमय इसका जीवन रहा है, क्योंकि इसको मजदूरी भी करनी पड़ी, इसको चित्रकारी करनी पड़ी अपने पेट पालने के लिए। लेकिन इसके भी दिन लौटे। कहते ना कि एवरी मैन कम्स हिज डे, तो हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं दिन आता है। तो इसका भी आखिर दिन लौटा जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसको एक अदने सिपाही के रूप में जर्मनी में भर्ती कर लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी का प्रमुख हाथ माना जाता है। तो इसको एक अदने सिपाही के रूप में भर्ती कर लिया गया, एक नॉर्मल सिपाही है ना। जब इसको वहां पर भर्ती कर लिया गया तो इसने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और बहादुरी के परिचय के फलस्वरूप इसको आयरन क्रॉस दिया गया। अब ध्यान दीजिए कि जब इसको आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया और यहां पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने जो एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ में, तो इसी से चल करके वो आगे बढ़ा। और वहां पर जब जर्मनी की पराजय हो गई तो वर्साई की संधि जो हुई थी इसको बहुत अपमानजनक तरीके से इसने लिया और ये इसके दिल पर लगी, क्योंकि वर्साई की जो संधि हुई थी उसमें जर्मनी को सिर्फ और सिर्फ उसकी तबाही हुई थी, क्योंकि तमाम देशों का गुनहगार इसको माना गया और साथ ही साथ तमाम देशों को इसको ब्याज के साथ जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करनी पड़ी। हालांकि अमेरिका ने इसको कर्ज जरूर दिया था, लेकिन कर्ज तले दबे होने की वजह से, क्योंकि ये भी एक सिपाही था और इसको भी तमाम दांव पेच समझ में आने लगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ कि जो हिटलर था, हिटलर ने विरोध तो किया ही किया, क्योंकि जो वर्साई की संधि हुई थी, साथ ही साथ वर्साई की संधि के दौरान जो साम्यवादी नेता थे तो उन नेताओं के ऊपर भी, और जो थोड़े से कुछ क्रिश्चियन लोग थे है ना, तो क्रिश्चियन लोगों से भी इसका भरोसा उठ गया। तो इसके मन में एक जो विद्रोह की भावना थी वो वहीं से पनपी है ना। तो वर्साई की संधि इसको स्वीकार नहीं हुई, और जब वर्साई की संधि स्वीकार नहीं हुई तो फिर आगे चल करके इसके जेहन में जो एक चिंगारी थी वह आगे चल के फटी और 1919 में इसको एक और अहम मौका मिल गया। 1919 में इसको क्या मौका मिल गया? 1919 में जब हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उन दिनों 1919 में जर्मनी में इसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक छोटा सा काम मिल गया। काम क्या था? काम ये था कि विभिन्न जो राजनीतिक दल थे वहाँ पर, तो उनकी गतिविधियों की सूचना इसको उच्च अधिकारियों को देनी होती थी। तो इस प्रकार से जब इसको सूचना प्रसारण मंत्रालय में काम मिल गया तो इसकी जो पकड़ थी वहाँ पर और ज़्यादा हुई। और इसके बाद ध्यान दीजिए कि 1920 में हमने पहले आपको बताया था कि वहाँ के जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी वहाँ पर इसे शामिल हुआ, उसका सदस्य बना। लेकिन 1920 में ही क्या किया, उस पार्टी को उसने अपने आधिपत्य में ले लिया और उस पार्टी को आगे चल करके नाजी पार्टी का नाम दिया। जो नाजीवाद है, यानी कि जो नाजी पार्टी है, उसके कुछ सिद्धांत रहे जिसमें 25 सिद्धांत रहे। उन 25 सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो उनमें जो प्रमुख सिद्धांत रहे, पहला तो था वर्साई की संधि की अवमानना, दूसरा था यहूदियों से जर्मनी को खदेड़ना, क्योंकि यहूदी जो थे वहां पर बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते थे, ये काफ़ी संपन्न थे, लेकिन इन लोगों ने जर्मनी की कोई भी मदद नहीं की थी। तीसरी अगर हम प्रमुख बात करें तो जर्मन भाषी जो क्षेत्र थे उनको
इकट्ठा करना, उनको एकजुट करना और एक इंटीग्रेटेड कंट्री का निर्माण करना। साथ ही साथ जो साम्यवादी विचारक थे, साम्यवादी विचारों के प्रसार को रोकना। तो ये तमाम बातें इसमें शामिल थे, किसमें? जो नाजीवाद के सिद्धांत थे। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें इसमें, तो 1923 में, क्योंकि ये तो बात हो गई 1920 की, 1920 में इसने क्या कर दिया था, उस पार्टी को हड़प करके नाजी पार्टी का नाम रख दिया। फिर इसने वहाँ पर सिद्धांत अपने बनाए कि हमें करना क्या क्या है, और उसके बाद 1923 में इसने सरकार पलटने की चेष्टा की। जर्मनी की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। साथ ही साथ 1923 में इस अपराध के लिए उसको सजा हो गई, तो यह जेल चला गया और जेल में बैठ करके इसने एक बहुचर्चित पुस्तक मैन कैंप की रचना की। मैन कैंप क्या है? इसकी ऑटोबायोग्राफी है। और इसके जो समर्थक थे, उन समर्थकों ने इसको क्या माना? इसको बाइबल और गीता की तरह महत्व दिया। तो ये एक प्रमुख ग्रंथ भी बन गया जर्मनी का। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी जरूरी है कि जो नाजी लोग थे, नाजी लोग वास्तव में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब निशस्त्रीकरण की बात लागू हो गई, सेनाएं कम रखने की बात हो गई जर्मनी के ऊपर, इतने सारे आरोप थोप दिए गए थे कि प्रथम विश्व युद्ध की सारी फसाद की जड़ सिर्फ जर्मनी है, उसको इतना सारा कर्ज चुकाना पड़ा, तो सेनाओं को भी कम करने का आदेश रखा गया। तो जो सेनाएं थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी उन दिनों, अब उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। तो हिटलर ने क्या किया कि एक संघ के रूप में उन लोगों को अपने पार्टी में मिला लिया और उनको कुछ न कुछ काम दे दिया गया। काम क्या दिया गया? जैसे नाजीवाद का प्रचार करना है, तो इस प्रकार से उनको कुछ न कुछ काम दे दिया गया। और बाद में चल करके यही जो संघ के सदस्य बने, ये आगे चल करके उसकी पार्टी में तो काम किए ही, साथ ही ये सेनाओं का भी काम किया, क्योंकि कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध में पहले भी लड़ चुके थे। अब ऊपर से ऐसा आदेश था, है ना, अमेरिका सहित तमाम देशों ने ऐसा डिसाइड किया था कि इसको सेनाएं कम रखनी हैं, इसको शस्त्र नहीं रखने हैं, ये तमाम उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए थे, इससे उसको वंचित कर दिया गया था। तो हिटलर ने क्या किया? इन तमाम बातों को दिमाग में रखा, क्योंकि वर्साई की संधि को वो अपने राष्ट्र के प्रति उसकी अवमानना समझता था। तो उसने क्या किया कि इन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया। कहीं न कहीं सेना रखने की जो पृष्ठभूमि है एक संघ के रूप में, यहीं से शुरुआत होती है और यही आगे चल करके उसका साथ देते हैं, है ना। खैर, आगे हम बात जरूर करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की क्या कंडीशन हुई, हिटलर कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, लेकिन फिर भी पहले तो हम यहाँ, और जिन जिन लोगों को इसने अपने सदस्य का मेंबर बना लिया, जो सिपाही थे जिनको सेना से निकाल दिया गया था, उनको इसने क्या किया कि भूरे कलर की ड्रेस दे दी। भूरे कलर की ड्रेस में ये सारे के सारे संघ के मेंबर रहते थे। साथ ही साथ इनकी जो बाँह थी, तो बाँह पर एक स्वास्तिक का पट्टा बांधा जाता था। इतना ही नहीं, 1928 में 1924 में जेल से रिहा हो गया और 1928 और 1930 में इसने जब चुनाव लड़ा, तो चुनाव में इसकी विजय तो हुई, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसकी पार्टी जो है ज़्यादा सीट हासिल नहीं कर पाई, हालांकि ये कई सीटों पर विजयी अवश्य हुए। फिर 1932 में फिर से चुनाव में इन्होंने भाग लिया और इनको काफ़ी बहुमत मिला, जिसमें 1933 में वहाँ का एक राष्ट्रपति था हिंडनबर्ग, तो हिंडनबर्ग ने इसको प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया, है ना। तो जब ये इनविटेशन उसको दिया गया, उसकी पेशकश की गई, तो वह क्या करता है कि पीएम पद को स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार से 1933 में यह जर्मनी का प्रधानमंत्री बन जाता है। कौन? हिटलर। तो एक संघर्षमय जीवन जिस प्रकार से शुरू हुआ, मजदूरी करना, चित्रकारी करना, पेट पालना, और फिर जिस प्रकार से एक पार्टी में मेंबर के रूप में भर्ती हुआ और फिर आगे चल करके सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आया, उसके आगे चल करके इसने चुनाव लड़ा, तख्ता पलट करने की कोशिश करी। तो जिस प्रकार से इसके जीवन में संघर्ष रहते चलते चले गए, तो इससे समझ में आता है कि वो काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जीवन में कभी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। और इस प्रकार के जब लोगों का उदाहरण संसार के सामने दिया जाता है, तो उसमें हिटलर का भी नाम आता है, क्योंकि हिटलर ने कभी भी अपने लाइफ में हार नहीं मानी। तो इस प्रकार से यह पीएम के पद के रूप में सुशोभित हुआ और साथ ही साथ इसने सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना के लिए काम किया। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसका एक कॉन्सेप्ट था, इसकी एक अवधारणा थी, एक नेता, एक दल और एक राज्य। इस अवधारणा के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ इसने अपने पीएम पद को सुशोभित किया और आगे चलकर इस पर काम किया। ये तो बात हो गई कि जर्मनी में किस प्रकार से हिटलर का आगमन हुआ, किस प्रकार से पृष्ठभूमि बनी, है ना, उसका एक संक्षिप्त परिचय हुआ। अब आगे हम बात करेंगे कि नाजीवाद के उदय के कारण क्या थे।
नाजीवाद मतलब हिटलर, हिटलर मतलब नाजीवाद, क्योंकि उसका वह शहंशाह था, उसका वह संस्थापक था। तो हिटलर के उदय का क्या कारण रहा या नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओके, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई हों।